पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ और लिंजी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है, क्योंकि लिंजी ने ही शियाओ को चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ, इसके बाद ही मैं मानूंगा कि तुम लान से शादी करने के लायक हो, वरना मुझे समझ नहीं आएगा कि आखिर लान तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ क्यों रहना चाहती है। लेकिन शियाओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंजी को वहाँ पर हरा दिया होता है। ये देखकर तो लिंजी भी हैरान था कि आखिर वो यहाँ पर हार कैसे गया। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंजी की वहां पर स्वॉर्ड तक के टूट गई होती है। ये देखकर वो एकदम हैरान था कि शियाओ ने तो मेरी स्वॉर्ड तक के तोड़ दिया, आखिर इस शियाओ के पास पावर कितनी है। इसके बाद शियाओ लिंजी के पास आकर कहता है, तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूं ना लान के हिसाब से, या फिर अभी तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर लिंजी शियाओ से कहता है, आज तक के कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मेरी फाइट के अंदर मेरी स्वॉर्ड तक के तोड़ दी हो, लेकिन वो ऐसे इंसान तुम पहले बने। तुमने तो मेरी स्वॉर्ड तक के तोड़ दिया। न जाने तुम्हारे पास कैसा अजीब अजीब सा टैलेंट है, और इस टैलेंट की वजह से मुझे समझ आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी लान के बराबर हो। मैं तुम्हारे किसी भी मुकाबले का नहीं हूँ। मुझे तुमसे फाइट करके बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारे साथ रहकर लान भी काफी ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन शियाओ से कहता है, बस ये कहने से काम नहीं चलेगा, तुमने कुछ और चीज का भी वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मुझे बॉस कहने लगोगे। ये सुनकर लिंजी जो होता है भागते हुए शियाओ के पास आता है और उसे कहता है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से आप मेरे बॉस हो और मैं आपकी सारी की सारी बातें मानूंगा। तो मुझे अपना एक डिसाइपल बना लो और मुझे सारी बात बताओ कि आपके पास इतनी सारी अलग अलग तरह की टेक्निक कैसे आई, क्या आप मुझे थोड़ा सिखा सकते हैं। इसके बाद मैं भी इसका इस्तेमाल दूसरे से फाइट करने में करूंगा, क्योंकि जब भी मैं अपने बड़े भाई के साथ फाइट करता हूँ तो वो मुझे काफी बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन अगर तुम्हारी टेक्निक मुझे आएगी तो मैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपने बड़े भाई को भी हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे प्लीज अपनी सारी टेक्निक बता दो। ये सुनकर शियाओ से कहता है, सारी टेक्निक तुम्हें सिखाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में मैं सोच जरूर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरी सारी वाली टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें अपनी बॉडी को पहले ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मेरी टेक्निक को सीख पाओगे। और अगर फ्यूचर में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो मैं तुम्हें अपनी सारी टेक्निक सिखा दूंगा। ये सुनकर लिंजी शियाओ से कहता है, क्या कहा तुमने, सच कह रहे हो तुम? अगर ऐसा है तो जैसा तुम कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को पहले ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी सारी टेक्निक को सीख जाऊंगा। लेकिन तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। जिसके बाद वो लान से कहता है, हम यहाँ पर रैंकिंग बैटल का इन्विटेशन आपको देने के लिए आए थे, लेकिन ये लिंजी ने तो यहाँ पर अलग ही मसला खड़ा कर दिया। उसके बाद वो लान को रैंकिंग बैटल का इन्विटेशन दे देता है और उससे कहता है, 6 महीने बाद रैंकिंग बैटल शुरू होने वाला है, इसलिए आप इन 6 महीनों के अंदर किससे फाइट करवाना चाहते हैं उस रैंकिंग बैटल में, उसे सिलेक्ट कर लो। साथ ही वो उसे ये एडवाइस भी देता है कि शियाओ को मैंने देखा, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो रैंकिंग बैटल में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक है। उस रैंकिंग बैटल में आप शियाओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शियाओ ने रैंकिंग बैटल लड़ा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी रॉयल फैमिली का नाम और ज्यादा रोशन कर देगा। जिसके बाद वो लिंजी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। लेकिन जैसे लिंजी वहां से जाता है, शियाओ की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसके इंटरनल कुछ ऑर्गन काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे, और ये लिंजी के अटैक की वजह से हुआ था। लेकिन वो अपनी ऐसी हालत लिंजी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो लिंजी के सामने नॉर्मल रहने का प्रिटेंड कर रहा होता है। लेकिन वो लान से कहता है, लिंजी का जो बड़ा भाई है वो सारी चीजें समझ चुका था कि मेरे कुछ इंटरनल ऑर्गन खराब हो चुके हैं और उन्हें मुझे जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए उसने जल्दी से लिंजी को यहाँ से भगा दिया ताकि वो मुझे और ज्यादा परेशान ना कर दे। लिंजी का बड़ा भाई तो सच में एक जीनियस और बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन किस्म का इंसान है। अब रात को शियाओ जल्द से जल्द अपने घर की तरफ जा रहा होता है ताकि वो वहाँ पर ड्रैगन पिल रिफाइन कर सके, जिसकी मदद से उसके जितने भी ऑर्गन डैमेज हुए थे वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो उसी का पीछा कर रहा है। ये देखकर शियाओ से कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुप छुप कर तुम मुझे अपनी औकात ही दिखा रहे हो। तब वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जिसका नाम फेंग था, और जैसे शियाओ से देखता है उसे याद आता है कि इसका नाम तो उसने पावरफुल डिसाइपल की लिस्ट में भी देखा था, वहाँ पे भी इस फेंग का नाम लिखा हुआ था। और उसे देखकर शियाओ यहाँ पर समझ गया होता है कि तुम्हें जरूर उस मू यिंग ने भेजा होगा मेरी जान लेने के लिए। ये सुनकर फेंग कहता है, तुम तो बहुत शातिर निकले, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हारी कब्र खोदने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पावरफुल लोगों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर शियाओ से कहता है, भाषण करने से अच्छा तुमने फाइट शुरू कर दी होती तो तुम्हें फायदा भी मिल गया होता, लेकिन अगर तुमने फाइट शुरू नहीं की है तो ठीक है, मैं ही पहले फाइट शुरू कर देता हूँ। उसके बाद शियाओ वहाँ पर अपनी हीवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर फेंग भी जो होता है वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहीं पर कैद कर लेता है, क्योंकि उसने उसका पैर वहीं पे फंसा दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस स्नेक को ले आता है और स्नेक फॉर्मेशन बनाते हुए शियाओ को चारों तरफ से उन स्नेक से ही घेर लेता है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि इतने सारे स्नेक यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। वो एक स्नेक को मारता तो उसके मरने के बाद वैसे ही वहाँ पर 2 स्नेक आ जाते हैं। ये देखकर फेंग शियाओ से कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम इन स्नेक को कभी नहीं
मार पाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है, लेकिन तभी शियाओ अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है वहाँ पर जितने भी स्नेक थे वो सभी के सभी वहाँ पर गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो फैंग भी हैरान था कि इसके पास तो इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन तब भी इसने इतनी आसानी के साथ मेरे स्नेक फॉर्मेशन को कैसे खत्म कर दिया। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा शियाओ की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फैंग की स्वॉर्ड के साथ साथ उसे भी वहां से बहुत दूर उड़ा देता है, जहाँ उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब शियाओ उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहां पर उसकी जान ले सके। साथ ही उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गन पहले से खराब थे अब वो और ज्यादा बिगड़ गए होते हैं, लेकिन तब भी वो उस फैंग को नहीं छोड़ना चाहता था। पर जैसे वहां पर उसकी जान लेने वाला होता है वहां पर एक दूसरा इंसान आ जाता है जो आते साथ ही शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जैस्मिन उससे कहती है ये तो अर्थ फेस मैसेज पर है, इसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। और ये इंसान फैंग का ही अंकल होता है। वो शियाओ से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैंग के ऊपर हाथ उठाने की, इसलिए आज मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ही ले लूंगा। ये देखकर तो शियाओ भी घबरा चुका था कि आखिर वो इसका मुकाबला कैसे करेगा, लेकिन जैसे ही वो शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर लिटिल फेरी आ जाती है जो अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग के अंकल को वहाँ पर पहले जमा देती है और उसे बर्फ में जमाते हुए टुकड़ों टुकड़ों में बदल देती है। ये देखकर तो फैंग भी हैरान था कि आखिर ये शियाओ है क्या, मुझे तो लगता है ये कोई डीमन है और मुझे इससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। मैंने इससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड फेंककर उसे ऐसा मारता है कि वहीं पर फैंग की जान निकल जाती है। उसके बाद शियाओ लिटिल फेरी से कहता है मैं समझ चुका हूँ कि वो तुम ही थी जिसने इस फैंग के अंकल की जान ली, तो अब सामने आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन लिटिल फेरी उससे कहती है तुमने बस मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, ये नहीं कहा था कि हमें आके बात भी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शियाओ भी समझ जाता है कि इसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी ही थी। इसके बाद वो फैंग का ही रूप बदल लेता है और उसका रूप बदलते हुए वो मुयिंग के पास जाने लगता है ताकि उसे सबक सिखा सके। और जैसे वो मुयिंग के पास आता है मुयिंग उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुमने काम खत्म किया। जिस पर शियाओ फैंग के रूप में आकर मुयिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कहीं मैं जाऊँ और वो काम पूरा ना हो, मैं तो कैसे भी करके अपना काम पूरा करता ही हूँ, मैंने वहाँ पर शियाओ की जान ले ली है। जो सुनकर तो मुयिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने मन में कह रहा होता है काश मैं उस शियाओ की शक्ल देख पाता जब वो मर रहा था। ये सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक पिल निकाल कर मुयिंग को दे देता है, जिसे देते हुए कहता है इसे ले लो, इसकी मदद से तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस पिल को लेता है मुयिंग की वहाँ पर आवाज ही खत्म हो जाती है। वो जितनी भी कोशिश करता है आवाज निकालने की वो आवाज ही नहीं निकल रही होती है। ये देखकर शियाओ हंसते हुए कहता है क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो अपना चेहरा बदल लेता है और तब मुयिंग को समझ में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है जो यहाँ पर आ चुका है। और उसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शियाओ उसका गला पकड़ते हुए उसे हवा में उठा देता है और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उसे कहता है तुम देखना चाहते थे ना कि मैं मरने के टाइम कैसे तड़प रहा था, अब तुम उस चीज को खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। जिसके बाद वो स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सबसे पहले तो मुयिंग का हाथ काटता है और फिर फैंग की स्वॉर्ड से उसकी वहाँ पर जान ले लेता है ताकि सारे लोगों को लगे कि मुयिंग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था। अगले दिन शियाओ जो अपने घर में ड्रैगन पिल को रिफाइन कर रहा होता है तब उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी यही बातें कर रहे थे कि कल रात को फैंग ने मुयिंग की जान ले ली और उसके बाद से वो भी लापता है, कोई नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। ये सारी चीजें सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसका सारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया होता है। इसके बाद वो वहाँ पर ड्रैगन पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी चोटों को जल्द से जल्द ठीक कर सके। जहाँ वो खुद में ये कह रहा होता है उस फैंग के पास तो मुझे वो सारी चीजें मिल गई जिसकी मदद से मैं ड्रैगन पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, मुझे तो इसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। के बाद वो वहाँ पर उस ड्रैगन पिल को रिफाइन कर लेता है जो कि 3-3 पिल बनी थी और उसे देखकर शियाओ काफी ज्यादा खुश होता है कि ये तो परफेक्ट पिल बन गई है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी के साथ अपनी सारी की सारी चोटों को बहुत जल्द ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी भी आ जाती है। उसे देखकर तो शियाओ कहता है अरे तुम वापस आ गई, क्या काम है तुम्हें, मुझे पता ही था कि तुम मुझसे बात करने के लिए वापस जरूर आओगी। तब लिटिल फेरी शियाओ के हाथ में उस ड्रैगन पिल को देखकर कहती है आखिर तुमने इतनी आसानी के साथ इस ड्रैगन पिल को कैसे रिफाइन कर लिया, ये तो किंग फेस मैसेसम लेवल वाली पिल बनी है। तो शियाओ कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि ये पिल उस ड्रैगन के ब्लड से बनी हुई है जो कि किंग फेस मैसेसम लेवल पर ही था, जिस वजह से ये पिल किंग फेस मैसेसम वाली है और इसका इस्तेमाल करते हुए किसी की भी चोटें बहुत जल्द ठीक हो सकती है। तब लिटिल फेरी उससे कहती है हाई लेवल की पिल को रिफाइन करने में उतनी ही ज्यादा पावर लगती है, तो आखिर तुम्हारे पास उतनी पावर कैसे आई जो तुमने इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन किया, क्या तुम्हारे पास एल्केमी करने का कोई खास तरीका है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। फिर शियाओ कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा था ताकि तुम मेरे साथ बातें कर सको, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी टेक्निक है,
उनमें से कुछ मैं तुम्हें सिखा भी देता, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब तुम यहाँ पर आई हो। फिर लिटिल फेरी कहती है ऐसा तो हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, तुमने मुझसे जिसका वादा किया था सिर्फ मैं वही करने आई हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये पूछने आई थी, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मत बताओ। तब शियाओ से कहता है अगर तुम ये एल्केमी मेथड जानना चाहती हो तो ठीक है, इसका नाम है एलेक्सर फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने इतनी आसानी के साथ ड्रैगन पिल को रिफाइन कर लिया। ये सुनकर तो लिटिल फेरी भी हैरान थी कि आखिर तुम्हारे पास एलेक्सर फॉर्मेशन कैसे आया। ये तो एक लेजेंडरी मेथड है जिसके बारे में कोई भी जल्दी नहीं जान सकता। ये सुनकर तो जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है ये तो तुम्हें हेवनली पल की वजह से मिला है, तुमने थोड़ी कमाया है जो तुम सबके सामने ऐसी तारीफें करते जा रहे हो अपनी, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तब ये सुनकर लिटिल फेरी शियाओ से कहती है तुम्हारे पास इतनी अच्छी एल्केमी है, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल भी इतनी ज्यादा है और तुम्हारे पास काफी सारे हिडन टैलेंट है, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें तो दुनिया का कोई भी सेक्ट में अंदर शामिल करना चाहेगा, तो तुम आखिर यहाँ पर इस छोटे से सेक्ट के अंदर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि तुम दूसरे सेक्ट में जाकर वहाँ ज्वाइन हो सको। ये सुनकर शियाओ से कहता है एक इंसान को अगर वो किसी भी सेक्ट को ज्वाइन कर ले तो हमेशा उसे वहीं पर रहना चाहिए, बार बार सेक्ट बदलना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है तो मैं लाइफ टाइम यहीं पे रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तब ये सुनकर लिटिल फेरी उससे कहती है तुमने तो अपने सारे सीक्रेट मुझे बता दिए, तो तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं आगे चलकर सभी को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दूंगी कि तुम्हारे पास कैसे कैसी स्किल है, जिसके बाद तो सारी दुनिया हो सकता है तुम्हारी दुश्मन बन जाए। तो आखिर तुमने मुझे अपने सारे सीक्रेट क्यों बता दिए? ये सुनकर शियाओ से कहता है तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुम्हें सारी सीक्रेट बता दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली। और जब मुझे उस फैंग का अंकल मारने ही वाला था तब तुम सही टाइम पर वहां पर आ गई। इसका मतलब साफ था कि तुम हर टाइम मेरे ही बारे में सोच रही थी कि कहीं मुझे कोई खतरा ना हो जाए। तो जब तुम मेरे बारे में इतना सोच सकती हो तो तुम मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। अब मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुम क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से हो ना? तो तुम वहाँ की किन्यू नाम की किसी लड़की को जानती हो? मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों एक साथ ही बचपन में खेले थे, लेकिन वो मुझसे अलग हो गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी क्या कर रही है और उसके पास कितनी पावर है। ये सुनकर लिटिल फेरी उससे कहती है तुम उसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसके पास काफी सारी पावर आ चुकी है और अगर तुम इस साल होने वाले रैंकिंग बैटल में हिस्सा लो तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पर वो दिखाई भी दे जाए, क्योंकि आइस इमॉर्टल पैलेस से रैंकिंग बैटल के लिए वो ही सिलेक्ट हुई है। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि वो तो सिर्फ 18 साल की है और उसे इतने भारी कॉम्पिटिशन के लिए कैसे सेलेक्ट कर लिया गया। जिस पर लिटिल फेरी कहती है पूरे के पूरे सेट में उसके जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, इसलिए उसे उस रैंकिंग बैटल के लिए सिलेक्ट किया गया है। उस सेट में ही क्या दुनिया में कोई भी इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। उसके अंदर हर एक खासियत है जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि किन्यू अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसके बाद लिटिल फेरी से ये पूछता है कि मैंने सुना है किन्यू की शादी हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो इंसान कौन है? लेकिन अभी वो यहाँ पर ये नहीं बताता कि जिससे उसकी शादी हुई है वो शियाओ ही है। तब ये सुनकर लिटिल फेरी उससे कहती है जिससे किन्यू की शादी हुई है वो एक नंबर का बेकार किस्म का इंसान है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन तब भी उसकी शादी किन्यू से हो गई। किन्यू ने तो बस अपने फादर के कहने पर उससे शादी कर ली है। अगर उसके जैसे 1000 भी आ जाए तो भी वो किन्यू का मुकाबला नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने उस इंसान के नसीब में कुछ ज्यादा ही खास चीजें डाल दी थी, इसलिए उसे किन्यू मिल गई। ये सारी चीजें सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपने सामने ही अपनी बेइज्जती होते हुए सुन रहा था, लेकिन अभी भी वो लिटिल फेरी को कुछ नहीं बताता कि आखिर जिस इंसान के बारे में वो बातें कर रही है वो कोई और नहीं है बल्कि शियाओ ही है। इसके बाद लिटिल फेरी वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शियाओ लान के पास आता है जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। लान उसे परेशान होने का कारण पूछती है तो शियाओ कहता है मैं इस साल होने वाले रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेना चाहता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कमजोर नहीं हूँ। ये सुनकर लान उससे कहती है रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें पहले खुद को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उसके अंदर हिस्सा ले सकते हो और उसके क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा टफ है और अगर तुम्हें उसके अंदर हिस्सा लेना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइबल की जो लिस्ट है उसके टॉप 3 के अंदर आना होगा, उसके बगैर तुम रैंकिंग बैटल में हिस्सा नहीं ले सकते। ये सुनकर शियाओ से कहता है तो ठीक है, मुझे इस सेट से बाहर निकलना होगा ताकि बाहर जाकर मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं और देख लेना 6 महीने बाद मैं वापस आऊंगा इतना ज्यादा पावरफुल बन के कि मैं टॉप 3 में क्या टॉप नंबर 1 में अपना नाम लिखवा लूंगा और उसके बाद मैं उस रैंकिंग बैटल को खेलूंगा। ये सुनकर लान थोड़ी उदास हो जाती है कि शियाओ यहाँ से जा रहा है, लेकिन तब भी वो उसे जाने से नहीं रोकती क्योंकि शियाओ ने अब ठान लिया था कि वो पावरफुल बन के वापस जरूर आएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।